Now in this lecture we will see conditions for writing resonance structure. जब हम resonance structures लिखते हैं तो उनमें हमें किन conditions को ध्यान रखना चाहिए लिखते समय. पहला है should have same position of atoms. उनके atoms की position जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. आपने देखा किसी भी स्ट्रक्चर में जो हमने एग्जांपल्स में देखे थे पहले, किसी में भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन की पोजीशन को चेंज नहीं किया. ठीक है, एटम्स की पोजीशन हमेशा कैसी रहनी चाहिए, सब में सेम रहनी चाहिए. शुड हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स. उनमें बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स की जो पोजीशन नंबर्स हैं वो सेम रहने चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था, तो एक क्विक नोट पर बना के देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इसके लोन पेयर्स, ये इसके लोन पेयर्स. इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ये बनाया था कार्बन ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आपका 1, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव. ठीक है, और एक हमने जो इसका स्ट्रक्चर बनाया था कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, इस पर 1 और इस पर 1 2 3, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. अब अगर आप यहाँ पर काउंटिंग करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. बॉन्ड पेयर सेम है. लोन पेयर 1 2 3 4, 4 लोन पेयर है, 1 और 3 4, 1 और 3 4. तो शुड हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर. और इसी से हमारे को पहला पॉइंट भी समझ में आ रहा है, शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम्स. जहां कार्बन है और जहां ऑक्सीजन है वहीं कार्बन ऑक्सीजन है, वहीं कार्बन ऑक्सीजन है. एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं करा है. तो ठीक है, शुड हैव नियरली सेम एनर्जी. सबकी एनर्जी जो होनी चाहिए वो लगभग कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. दे डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दे डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 4 4 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की ही पोजीशन क्या हो रही है, अरेंजमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. बॉन्ड पेयर टर्न्स लोन पेयर, लोन पेयर टर्न्स बॉन्ड पेयर. They differ only in arrangement of electrons in different canonical forms. ठीक है, डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स में सिर्फ किसका अरेंजमेंट चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का. जैसे यहाँ से एक लोन पेयर यहाँ आ गया और यहाँ का एक बॉन्ड पेयर यहाँ चला गया. ऐसे ही यहाँ पर यहाँ का एक लोन पेयर यहाँ आ गया और यहाँ का एक बॉन्ड पेयर यहाँ चला गया. तो चेंज किसकी पोजीशन हो रही है, एटम्स की नहीं हो रही है. किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, व्हेन देयर आर 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हो जिनकी एनर्जी ज्यादा बहुत हद तक सेम हो, ठीक है, देन स्ट्रक्चर रेजोनेशन स्टेबलाइजेशन इज ग्रेटर. उस केस में क्या होता है, रेजोनेंस से जो स्टेबलाइजेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है. जैसे आपने देखा हुआ है फॉर एग्जांपल बेंजीन. ठीक है, अब इनके ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, एनर्जी वाइज वगैरह हर तरीके से ये, तो उससे क्या होगा, जो रेजोनेंस की वजह से जो स्टेबलाइजेशन होगा वो भी काफी ज्यादा होगा. ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतने ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, और इसकी एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, दीज स्ट्रक्चर शुड बी सो रिटन, ऐसे लिखना चाहिए, द स्ट्रक्चर शुड बी सो रिटन दैट नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव charge should be on electronegative element and positive charge should be on electropositive element. बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है. आप सोचिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या शिफ्ट करेगा अपने से दूर और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा अपने पास. तो स्ट्रक्चर बनाते समय जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर आना चाहिए. दूसरा, लाइक चार्जेस शुड नॉट रिसाइड ऑन एडजेसेंट एटम्स. लाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, वो पास पास के एटम्स पर नहीं होने चाहिए. क्योंकि पास पास के एटम्स पर अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वहां रिपल्शन होगा और रिपल्शन हमेशा स्टेबिलिटी को कम करता है. पास पास के एटम्स पर अगर लाइक चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, जो भी, उससे क्या होगा, रिपल्शन होगा और रिपल्शन हमेशा स्टेबिलिटी को क्या करेगा,
कम करेगा। तो ये फर्स्ट 7 पॉइंट्स में क्या है, पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम होनी चाहिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की सेम एनर्जी होनी चाहिए, लगभग एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगी, लगभग सेम होनी चाहिए, ठीक है। उनमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट डिफर करता है, 2 या 2 से ज्यादा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव आए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव आए, और लाइक चार्जेस जो होने चाहिए वो शुड नॉट रिसाइड ऑन एडजेसेंट एटम, पास के एटम्स पर सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। Now the next condition, the 8th one, structure in which there is delocalization of electrons, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का delocalization होता है, are more stable than those in which there is separation of charge। देखिए delocalization रेजोनेंस की एक बहुत ही इसेंशियल कंडीशन है, ठीक है, जिसको हम बेंजीन का जब एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तब बात करेंगे। पर अभी आप ये सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसे है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले, वो पूरे स्ट्रक्चर पर फैले होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो डीलोकलाइजेशन होता है। और सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, वो जैसे लोन पेयर टर्न्स बॉन्ड पेयर टर्न्स लोन पेयर, तो कहीं पॉजिटिव आ गया कहीं नेगेटिव आ गया, वो सेपरेशन ऑफ चार्ज है। तो दिन में जिनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू जिनमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन जो आ रही है वो सेपरेशन ऑफ चार्ज में पूछ रहा है कि सेपरेशन ऑफ चार्ज में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। डीलोकलाइज और सेपरेशन ऑफ चार्ज में कौन ज़्यादा स्टेबल है, डीलोकलाइजेशन वाला। सेपरेशन ऑफ चार्ज में, जहाँ सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है उसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है। देखिए, स्ट्रक्चर इन विच देयर इज लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, ठीक है, अपोजिट चार्ज का क्या हो, लेस सेपरेशन हो, ठीक है, आर मोर स्टेबल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। वैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, लेकिन अभी एक बार देखिए। सपोज कीजिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, किसका, एनिलीन का। किसका स्ट्रक्चर है ये, एनिलीन का, NH2, और यहाँ पर इस पर क्या है, लोन पेयर हैं, ठीक है। किसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एनिलीन के। सारे नहीं बना रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल को समझाने के लिए 3 ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अब क्या हुआ, आपको ध्यान है जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो यहाँ बहुत काम आई कि लोन पेयर टर्न्स बॉन्ड पेयर टर्न्स लोन पेयर। ये लोन पेयर N और इस कार्बन के बीच में आ गया, ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ चला गया, तो लोन पेयर टर्न्स बॉन्ड पेयर टर्न्स लोन पेयर। कैसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब स्ट्रक्चर कैसा बन गया, देखिए, NH2, यहाँ से लोन पेयर यहाँ आ गया, तो लोन पेयर टर्न्स बॉन्ड पेयर, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ से लोन पेयर गया है तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से बॉन्ड पेयर यहाँ आया है, वो क्या बन गया, लोन पेयर। यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। बाकी की कंडीशन वैसी की वैसी, ठीक है। ये बॉन्ड अपनी जगह, ये बॉन्ड अपनी जगह। लोन पेयर टर्न्स बॉन्ड पेयर टर्न्स लोन पेयर। इसमें एक कंडीशन इसको और आगे बढ़ाएं, ठीक है। लोन पेयर टर्न्स बॉन्ड पेयर, ये यहाँ पर आ गया, और बॉन्ड पेयर टर्न्स लोन पेयर, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन गया और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन गया। क्या स्ट्रक्चर बना, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड था ही, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये लोन पेयर क्या बन गया, बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर क्या बन गया, लोन पेयर। यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, सपोज कीजिए कि ये हमारा स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है और ये स्ट्रक्चर 3 है। ऐसे अभी आगे भी स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें 2 स्ट्रक्चर और बनते हैं तब जाके कंप्लीट होता है पूरा, लेकिन अभी जो हमें पॉइंट समझना है वो इससे हो जाएगा। स्ट्रक्चर इन विच देयर इज लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर स्टेबिलिटी की, तो ऑब्वियस है फर्स्ट स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर है ही, ठीक है, तो वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ही। स्ट्रक्चर इन विच देयर इज लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज,
अपोजिट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों में से अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इन दोनों में अपोजिट चार्ज कहाँ पास है, लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, इस वाले में, तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू थर्ड, सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू थर्ड। जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हम इसको समझ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर इन विच देर इज लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज का सेपरेशन कम हो, इसमें है, आर मोर स्टेबल। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये कम, और ये सबसे कम, क्योंकि इसमें अपोजिट चार्जेस में सेपरेशन ज़्यादा है। जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हाइब्रिड के अंदर, वो अभी हम देखते हैं। द स्ट्रक्चर विथ सिमिलर एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, जिनका स्ट्रक्चर जिनके एनर्जी इक्वल है वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी इक्वली होगा। स्ट्रक्चर्स विथ हायर एनर्जी में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, जिनकी एनर्जी हायर है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, बट हायर द एनर्जी लेसर द कॉन्ट्रीब्यूशन, बट हायर द एनर्जी लेसर द कॉन्ट्रीब्यूशन। एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी कॉन्ट्रीब्यूशन उतना कम होगा, क्योंकि एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। अगर हायर एनर्जी जिसकी स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी हाई हो, कंट्रीब्यूशन अगर वो ज़्यादा करेगा तो वो तो क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को कम कर रहा है ना। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कम, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड, तो स्ट्रक्चर विथ सिमिलर एनर्जी कंट्रीब्यूट इक्वली, स्ट्रक्चर विथ हायर एनर्जी में ऑल्सो कंट्रीब्यूट, बट हायर द एनर्जी लेसर द कंट्रीब्यूशन। अब इसको हम समझते हैं जो हमने बेंजीन का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। बेंजीन के हमने दो स्ट्रक्चर बनाए थे मेन, मैंने बताया था आपको कि वो मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये बनाया था और एक ये बनाया था, ठीक है। इसी के हमने 3 डेबार स्ट्रक्चर भी बनाए थे, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, एक यहाँ और बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हैं ये दोनों, इनकी लेस एनर्जी है, ऑब्वियसली अगर ये लेस एज कंपेयर टू देम तो ये क्या है, मोर स्टेबल, और इन तीनों की क्या है, मोर एनर्जी है, तो ये क्या होंगे, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। ये हायर एनर्जी वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इनका, ठीक है। हायर एनर्जी में ऑल्सो कंट्रीब्यूट, बट हायर द एनर्जी लेसर द कंट्रीब्यूशन। तो क्योंकि ये कम एनर्जी वाले स्ट्रक्चर्स हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा एनर्जी वाले स्ट्रक्चर हैं तो ये कम स्टेबल है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा जो बनेगा उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इन स्ट्रक्चर्स का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू देम। और लास्ट कंडीशन, ऑल एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस शुड बी कोप्लेनर। वो एक जो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं वो सब कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होने चाहिए, जिससे क्या होता है उनकी जो ओवरलैपिंग है, जो ऑर्बिटल्स, ठीक है, और सबशेल्स वगैरह जो ओवरलैपिंग करती है वो उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है और बॉन्ड उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो जो एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में, ठीक है। अगर वो एक्स वाई प्लेन है तो वो सब एक्स वाई प्लेन में ही होने चाहिए, कोई बाहर आ गया तो वो नहीं चलेगा। तो दे शुड बी इन सेम प्लेन, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्ज में जहाँ अपोजिट चार्ज पास होगा वो ज़्यादा स्टेबल, अपोजिट चार्ज दूर होंगे कम स्टेबल, ठीक है। सिमिलर एनर्जी वाले कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनका कंट्रीब्यूशन कम, जिनकी एनर्जी कम होती है उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा। और जो एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, दे शुड बी कोप्लेनर। कैसे होने चाहिए वो, कोप्लेनर। Hello class, in this lecture our topic is resonance energy। resonance energy क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उसके क्या क्या तरीके हैं, हाउ टू कैलकुलेट द resonance energy। द डिफरेंस, डेफिनेशन वाइज देखते हैं, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ
रेजोनेंस हाइब्रिड। कौन सा? रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर से मिलकर जो फाइनल फॉर्म बनता था वो रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड द मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड द मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2, 3, 4, उनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड द मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैविंग लोएस्ट एनर्जी। मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। आपको मालूम है लोअर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अब हम यहां पर एक ग्राफ देखते हैं, उससे समझते हैं। इधर मेरा क्या है, ये एनर्जी बना हुआ है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कोई कंपाउंड है X, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये सब इसके क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो ये सब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर हम इसको एनर्जी के एक्सिस पर स्टडी करें तो इसकी एनर्जी ये है, इसकी एनर्जी ये है, इसकी एनर्जी ये है और इसकी एनर्जी ये है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? फर्स्ट वाले की। तो ऑब्वियस वाले कि ये वाला जो फर्स्ट वाला है ये कैसा होगा? इन चारों में ये कैसा होगा? मोस्ट स्टेबल। इन 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में ये कैसा होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। कैसा होगा? मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसकी एनर्जी इनमें लोएस्ट है। इन चारों से मिलकर, ठीक है, इन चारों से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका क्या कहलाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। वो ये रहा, इन चारों का जो कंबाइंड फॉर्म होगा, इन चारों से जो एक फाइनल फॉर्म डेवलप होगा उसको आप क्या कहते हो? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसकी एनर्जी इनसे भी कम है। क्यों? क्योंकि वो तो आपको मालूम है ये सबसे स्टेबल तो यही है। अगर इन सब में जो फाइनल फॉर्म बनेगा वो सबसे स्टेबल है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। 4 कैनोनिकल फॉर्म्स, उनसे बनने वाला रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इनका एनर्जी लेवल और ये इसका एनर्जी लेवल। अब इन दोनों के, इसके और इसके का ये जो एनर्जी का डिफरेंस है यही कौन है? रेजोनेंस एनर्जी। यही कौन है? रेजोनेंस एनर्जी। देखिए, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैविंग लोएस्ट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ वैल्यू दे रखी हो, इसकी वैल्यू दे रखी हो, इन सब की भी दे रखी हो, तो आपको तो इसी की वैल्यू लेनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू माइनस कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। इसी चीज को हम एक और तरीके से समझ रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है। वो क्या है? रेजोनेंस एनर्जी ऑफ, सपोज कीजिए हमें बेंजीन निकालनी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमको क्या दे रखा है? दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन मतलब 6 कार्बन और ईन मतलब एक डबल बॉन्ड लगाना है, साइक्लोहेक्सीन। इसमें मैंने क्या ऐड किया? हाइड्रोजन ऐड किया। हाइड्रोजन का ऐड होना दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। 10th क्लास वगैरह में पढ़ते थे आप, वनस्पति तेल से वनस्पति घी, हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजिनेशन। इससे क्या बन गया मेरा? साइक्लोहेक्सेन। क्या बना? साइक्लोहेक्सेन। और कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई? कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई? क्यों? क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव में है, इसका मतलब एनर्जी निकली है। वो कितनी है? 119.54 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी इवॉल्व हुई। ये इक्वेशन मेरे को क्या था? मान लीजिए गिवन था, ठीक है। तो उससे मुझे पता पड़ गया कि एक बॉन्ड को हटाने के लिए मेरे को कितनी एनर्जी इवॉल्व, एक बॉन्ड जब मैंने हटाया, क्योंकि मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन ये जगह ऑक्यूपाई कर लेगी तो ये बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड होने हैं इसलिए। तो ये बॉन्ड हटाने के लिए कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई? ठीक है, 119.54 किलो जूल पर मोल। अब मैंने यही इक्वेशन बेंजीन पर अप्लाई करी। ये कौन है? बेंजीन।
इसका भी मैंने क्या किया, हाइड्रोजिनेशन। ऑब्वियस बात है जब मैं इसका हाइड्रोजिनेशन कर रहा हूं तो मुझे अब की बार कितना 3H2 चाहिएगा। ऑब्वियस है कितना चाहिएगा, 3H2 चाहिएगा। 3H2 क्यों, जब एक पाई बॉन्ड को हटाने के लिए एक H2 लगता है तो 3 पाई बॉन्ड को हटाने के लिए कितने लगेंगे, 3H2। और क्या बन गया आपका, दैट इज साइक्लोहेक्सीन। अब इसके लिए अगर मैं डेल्टा H की कैलकुलेशन करूंगा तो एक बॉन्ड को हटाने के लिए आपको कितना एनर्जी इवॉल्व हुई थी, ठीक है, 119.54 किलोजूल पर मोल, ठीक है, किलोजूल पर मोल। कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई थी, 119.54 किलोजूल पर मोल। अभी आपने कितने बॉन्ड हटाए, 3, तो कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी, इंटू 3। इसको क्या कर सकता हूं मैं, इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 358.64 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने ये जो कैलकुलेशन करी है, ऑब्वियसली वो थ्योरेटिकल है, डेटा गिवन था कि भाई एक बॉन्ड को हटाने के लिए इतनी एनर्जी इवॉल्व हुई तो 3 बॉन्ड को कितनी होगी, इतनी होगी, थ्योरेटिकली निकाल लिया हमने। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसको लैब में एक्सपेरिमेंटली उसकी एंथैल्पी का कैलकुलेशन किया, तो वो वैल्यू कितनी आई आपकी, ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू माइनस का 208.64 किलोजूल पर मोल। तो ये जो वैल्यू आई मेरे पास, ये मेरी कैसी वैल्यू थी, थ्योरेटिकल, और ये वाली मेरी वैल्यू कैसी थी, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट होगा, थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल। तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो थी मेरी वो क्या है, माइनस का 358.64 माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, माइनस का 208.64 किलोजूल पर मोल। सॉल्व करूंगा, माइनस का 358.64 प्लस का 208.64, माइनस माइनस प्लस, और इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 150 किलोजूल पर मोल। तो ये क्या हो गई इसकी रेजोनेंस एनर्जी, क्या हो गई इसकी रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन हो गया। अब ये रेजोनेंस एनर्जी, ये जो वैल्यू मैंने समझी है, सपोज करो मैं ये बेंजीन का एग्जांपल ले रहा था कोई, मान लीजिए, तो ये माइनस का 150 किलोजूल पर मोल कहाँ है, यहां पर है, ये वैल्यू है। इसका मतलब ये जो हाइब्रिड है वो, ठीक है, उसकी एनर्जी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर से भी 150 किलोजूल पर मोल कम है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर आपकी जो एनर्जी आई वो माइनस का 150 आई बेंजीन के केस में। अब मान लीजिए कि हम ये एग्जांपल सपोज कीजिए बेंजीन का ही है, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो ये वैल्यू ही क्या है, ये 150 किलोजूल पर मोल। यानी जो इसकी एनर्जी है, जो इसकी एनर्जी है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी उससे कितनी कम है, 150 किलोजूल पर मोल कम है। यानी रेजोनेंस हाइब्रिड उससे 150 किलोजूल पर मोल से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, और ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि सपोज कीजिए इसकी एनर्जी कितनी है, मान लीजिए 450 है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कितनी है, 300 है। कितनी है, 300। तो ऑब्वियस बात है इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस कितना आ गया, 150, जो हमारा आंसर है। माइनस तो ये बता रहा है कि एनर्जी इवॉल्व हुई है, ठीक है, और इवॉल्व हुई है, 400 थी, इसमें से 150 इवॉल्व हो गई, तभी तो रेजोनेंस हाइब्रिड की कितनी रह गई, 300। एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। 150 का मतलब क्या है, जो मोस्ट स्टेबल है, और रेजोनेंस हाइब्रिड है, बेंजीन का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, उन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी का डिफरेंस है, 150 किलोजूल पर मोल का। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर का डिफरेंस। और ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है जिस तरीके से हम क्या है कि गिवन डेटा की हेल्प से रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल। So this is all about the resonance energy.